जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं अनुज मिश्रा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल न्यू लाइट विद दीपक पर। और इस चैनल पर हम क्लासेस कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर की, जिसका आज दूसरा दिन है, डे 2 है। सबसे पहले हमने कल ये समझा कि इंग्लिश ग्रामर क्यों इम्पॉर्टेंट है, किसके लिए ज़रूरी है, जो मैं पढ़ाने वाला हूँ। इसके अतिरिक्त क्या क्या उसका सिलेबस है, क्या क्या उसके अंतर्गत चीजें आती हैं। तो अब हम देखने वाले हैं कि वाक्य क्या होता है। अर्थ स्पष्ट एवं भाव में पूर्ण अर्थ प्रकट करने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। इंग्लिश में देखते हैं, सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि शब्दों का एक ग्रुप है, समूह है, विच हैज वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट। यानी कि कहने का मतलब होता है वाक्य में दो चीजें होती हैं। वाक्य यानी सेंटेंस, इसमें दो होता है। एक जो सबसे पहले आता है वो होता है हमारा सब्जेक्ट, यानी विषय, जो हमारा विषय है, सब्जेक्ट यानी कर्ता। इसके बाद आता है हमारा प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट के अलावा जो भी वाक्य में शब्द बच जाते हैं वो कहलाते हैं प्रेडिकेट। और सब्जेक्ट जो सबसे पहला शब्द होता है वाक्य का, वह होता है हमारा कर्ता, जिसके बारे में बात की जाती है। और इसके अतिरिक्त जो भी जितने भी सारे शब्द आते हैं उसको हम बोलते हैं प्रेडिकेट। तो ये कह रहे हैं कि जो सेंटेंस होता है वह क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, विच हैज वन सब्जेक्ट, जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और इसके अलावा जो भी आगे का वाक्य होता है वो क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। ठीक है। और इससे क्या होता है कि यह जो देता है, इट्स अ कंप्लीट मीनिंग। ठीक है। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलकर के जब वाक्य बनाते हैं तब हम पूरे वाक्य का एक सही अर्थ और पूर्ण अर्थ हम प्रकट कर पाते हैं, पूर्ण मीनिंग हम समझ पाते हैं उस वाक्य की। ठीक है। तो एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझेंगे कि यह कैसे स्पष्ट एवं भाव में जो पूर्ण अर्थ प्रकट करता है। ठीक है। तो एग्जाम्पल हम देख रहे हैं वाक्य का। तो वाक्य क्या होता है, इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का ऐसा समूह जो कंप्लीट मीनिंग देता है। और अगर कुछ भी हम बोलते हैं, अगर वो सामने जिसके लिए हम कह रहे हैं वह हमारे बातों को समझ जाता है, यानी कि जो हम कहना चाहते हैं वह अगर वो समझ गया, तो इसका अर्थ यह है कि हमने जो भी वाक्य बोला है वह कंप्लीट मीनिंग दर्शाता है, यानी कि वह वाक्य कंप्लीट एवं स्पष्ट अर्थ दर्शाता है। तो देखिए, जैसा कि हमने पहले देखा कि वाक्य में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है सबसे पहला। तो यानी ये जो पहला जो शब्द है वो है सब्जेक्ट, जिसके बारे में बात की जा रही है। और इसके अलावा जितना भी ये पूरे शब्द हैं ये कहलाते हैं प्रेडिकेट। क्या कहलाते हैं, प्रेडिकेट। ठीक है। तो देखिए कंप्लीट मीनिंग मिल रही है, नहीं मिल रही है। राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, तो पूरा कंप्लीट मीनिंग है। अगर मैं कहूं राम को अगर मैं यहां पे बंद कर लूं, फिर आगे शब्द है इज अ गुड बॉय, तो अच्छा लड़का है कौन, क्या ये पूरा अर्थ देता है, नहीं देता है। जब तक हम राम को नहीं दिखाएंगे या इनमें से कुछ भी अगर हम बंद कर लेते हैं, इसके अलावा जितने भी शब्द हैं उसको पढ़ते हैं, तो हमें उसका अर्थ नहीं निकल पाएगा। जैसे हमने यहाँ पे इज और ए को हटा दिया। ठीक है। अब जो शब्द बचेगा, क्या बचेगा, राम गुड बॉय। इसका क्या अर्थ है, पूरा अर्थ नहीं निकल रहा ना। पूरा अर्थ तभी निकलेगा जब एक जो वाक्य का स्ट्रक्चर है उस पूरे स्ट्रक्चर में सारे शब्द आएंगे, तभी अर्थ निकलेगा, तभी हम उसको वाक्य कहते हैं। और अगर उसका पूरा अर्थ नहीं निकलता है तो उसे क्या बोलेंगे, फ्रेज। क्या बोलेंगे, फ्रेज यानी उपवाक्य, यानी वाक्य का एक भाग हो जाएगा, उसका अर्थ निकलेगा, लेकिन पूरा अर्थ तभी निकलेगा जब वह वाक्य होगा, जब उसका उसमें सब्जेक्ट होगा प्लस प्रेडिकेट भी होना चाहिए। जिसके बारे में बात की जाती है वह होता है सब्जेक्ट, और जो बात की जाती है वह होता है प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जब दोनों आते हैं तब जाके वाक्य का निर्माण होता है। ठीक है। तो वाक्य शब्दों का ऐसा समूह है जिसका स्पष्ट एवं पूर्ण अर्थ होता है, जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों आते हैं। जो पहला भाग होता है वह होता है सब्जेक्ट, और इसके अलावा जो आगे का आएगा पूरा वाक्य वो होता है प्रेडिकेट। तो साथियों, आइए देखते हैं कि जो वाक्य होता है उसका संरचना सूत्र क्या है, यानी फॉर्मूला क्या है, यानी वाक्य का निर्माण हम कैसे कर सकते हैं, कौन सी चीजें आती हैं पहले, कौन सी चीजें आती हैं बाद में। ठीक है। तो सबसे पहला जो इसमें आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी जिसके बारे में बात की जाती है उसको हम सबसे पहले रखते हैं।
तो कैसे समझेंगे किसी वाक्य में, हम ये भी देखेंगे। उसके बाद आता है सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद आता है वर्ब। तो वर्ब मतलब होता है क्रिया यानी जो कार्य किया जाता है, ठीक है, जैसे पढ़ना, लिखना, सोना, उठना, बैठना। और सहायक क्रिया ये बताता है कि यह जो क्रिया है वो कब की है, प्रेजेंट की है, पास्ट की है या फ्यूचर की है। तो उसमें भी ये आपका आएगा, ये समय बताता है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट यानी कर्म। तो कर्म यानी ऑब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में बात की जाती है, ठीक है, यानी जो कर्ता जो है, जो कार्य कर रहा होता है, ठीक है, वह यहाँ पर आता है, ठीक है। इसका समझेंगे किसी भी वाक्य में क्या लगा करो, अगर आप क्या लगाते हो तो जो उत्तर आता है वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो कार्य होता है जो हम करते हैं तो ये भी क्या लगाकर ही आता है, ठीक है, क्या या किसको, ये हेल्पिंग वर्ब है। ये जब हम वाक्य को पढ़ाएंगे आगे आगे, जब टेंसेस पढ़ेंगे, सिंपल सेंटेंसेस से पढ़ेंगे, इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये सारी चीजें हेल्पिंग वर्ब ही होती है, ठीक है। उसके बाद आती है आपका स्थान यानी कि प्लेस, फिर उसका तरीका कैसे किया जाता है, ये कहाँ लगाने से आएगा, जाहिर सी बात है प्लेस का आप कहाँ लगा के वाक्य में पूछोगे तो वो जवाब दे देगा कि स्थान क्या है। यह है आपका तरीका यानी कैसे। उसके बाद ये बताता है आपका समय यानी आप कब लगाओगे, पूछोगे सेंटेंस में कि कब, तो ये बताएगा आपका समय। उसके बाद आता है अन्य शब्द, इसके अतिरिक्त जो शब्द हैं आगे लगा दिए जाते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं एक एग्जाम्पल लेकर के। जैसे एग्जाम्पल है हमारा कि राम ने रावण को युद्ध में तलवार से सोमवार को मारा, ठीक है। तो सबसे पहले किसने मारा है, यानी कौन है, मारने वाला कौन है, तो वो है राम। तो ये जो राम है हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा यानी कर्ता, करने वाला कौन है, राम। तो अब राम ने किया है, किसने किया है, राम ने किया है। क्या किया है, रावण को मारा है। किसको मारा है, रावण को। देखिए को लगाने, किसको, यहां हमने कहा है ना क्या या किसको लगाने से क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो किसको मारा है, रावण को। रावण हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, जिसको मारा है, ठीक है। अगला है किल्ड। किल्ड माने आपको मारना, आपको पता है किल माने मारना होता है, किल माने जान से मारना होता है, ठीक है। तो किल्ड है, इसका मतलब ये किल क्या है, वर्ब है, ठीक है। अब यहाँ पे सहायक क्रिया नहीं आई है क्योंकि जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो पास्ट इंडिफिनिट का है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ किल की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है, ठीक है। अब आपका ये हो गया वर्ब, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, यानी हम क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट के बाद आएगा वर्ब, तो वर्ब आई है किल्ड। ऑब्जेक्ट माने किसको मारा, तो रावण को मारा। कहाँ मारा, स्थान कहाँ लगाया, तो कहाँ मारा, युद्ध में, इन वॉर, ठीक है। उसके बाद तरीका, कैसे मारा, तलवार से, तो बाई स्वॉर्ड या विथ स्वॉर्ड, ठीक है। उसके बाद कब मारा, कब मारा, ऑन मंडे, सोमवार को मारा। तो आप ये देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर है। सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट यानी जिसने कार्य किया है, सबसे पहले उसको रखेंगे, जैसे यहाँ पे राम ने किया है। उसके बाद क्या कार्य किया है, यानी किल किया है, मारा है, यानी वर्ब को हम ले आएंगे, ठीक है। उसके बाद आएगा किसको मारा है, यानी क्या या किसको लगा के हम ऑब्जेक्ट पता करते हैं, तो ऑब्जेक्ट आएगा रावण। उसके बाद स्थान कहाँ मारा, फिर इन वॉर यानी युद्ध में मारा। उसके बाद तरीका, कैसे मारा, तलवार से मारा। समय कब मारा, ऑन मंडे यानी सोमवार को मारा। इसके अलावा जो अतिरिक्त शब्द होंगे वो आगे लग जाएंगे। तो यह वाक्य बनाने का जो स्ट्रक्चर है, यानी सबसे पहले कर्ता, फिर सहायक क्रिया, फिर क्रिया, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद स्थान, तरीका, समय, यानी कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस क्रिया, उसके बाद कर्म, स्थान, तरीका, समय प्लस अन्य शब्द। यह आपका स्ट्रक्चर है। किसी भी वाक्य को बनाने के लिए इस स्ट्रक्चर का उपयोग किया जाता है, तब जब वह वाक्य सकारात्मक होता है यानी पॉजिटिव होता है। तो आगे हम देखेंगे फिर कितने प्रकार के वाक्य होते हैं और उनको बनाने का स्ट्रक्चर क्या है, उनका फार्मूला अलग अलग क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, वो हम आगे की वीडियोस में आगे हम लेक्चर में देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स चलिए आगे चलते हैं। तो साथियों, हम सबसे पहले वाक्य के प्रकार पढ़े, उससे पहले हम देखते हैं कि उपवाक्य क्या होता है, यानी क्लॉज क्या होता है। तो उपवाक्य यानी क्लॉज यानी वाक्य का ही छोटा भाग है उपवाक्य, ठीक है। इसको आश्रित वाक्य भी कहते हैं। तो क्यों कहते हैं आश्रित वाक्य, क्यों, क्योंकि यह वाक्य का एक छोटा रूप होता है जिसमें एक कर्ता होता है यानी सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होती है।
और जो अपना अर्थ प्रकट करने के लिए दूसरों पर डिपेंड रहती है या निर्भर रहती है, यानी कि उसका अर्थ क्या है ये इसका आगे वाला वाक्य बताएगा, यानी दूसरा वाक्य बताता है। तो उसका अर्थ तब तक नहीं है जब तक आगे का वाक्य हम नहीं पता कर पाएंगे। तो यानी यह जो वाक्य है वो आगे निर्भर है। जैसे ही सेड दैट हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। तो जो ही है यहाँ पे वो क्या है फ्रेंड्स, सब्जेक्ट है, और सेड क्या है, वर्ब है। तो अब मैं कहूँ ही सेड, उसने कहा, अब उसने क्या कहा, अगर मैं इतना ही कह के चुप हो जाऊं तो क्या उसका आप अर्थ समझ पाओगे कि ही सेड का क्या कहना चाहता है? नहीं समझ पाओगे। समझोगे कब? जब इसके आगे का वाक्य हमें पता चलेगा कि ही सेड, उसने कहा, दैट की ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे बड़ा नीति है। ईमानदारी से बड़ा नीति कुछ नहीं होता, ठीक है। तो हमने कहा कि ही सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। जब तक हम ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी नहीं बताएंगे तब तक ही सेड का कोई अर्थ नहीं है। यानी कि ही सेड जो है, यह जो वाक्य आया है यही आपका क्या है, उपवाक्य है। क्यों? क्योंकि ये इस पे निर्भर है कि ही सेड, उसने कहा, क्या कहा हमें नहीं पता। जब तक हम आगे ये सेंटेंस नहीं जोड़ेंगे तब तक हम नहीं बता पाएंगे कि इस चीज का अर्थ क्या है, यानी ये कहना क्या चाहता है। ही सेड, उसने कहा, दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब हम समझ पाएंगे कि ये क्या कहना चाहता है, कि उसने कहा कि जो ईमानदारी है वो सबसे अच्छी नीति होती है, ठीक है। तो उपवाक्य का मतलब क्या है, वाक्य का ही एक छोटा भाग। तो उसका अर्थ तब तक नहीं है जब तक दूसरे का हमें मीनिंग न पता चले या हमें अगला वाक्य न दिया जाए, यानी यह इसका अर्थ प्रकट करने के लिए दूसरे वाक्य पर यह निर्भर रहता है। तो इसको बोलते हैं हम उपवाक्य या आश्रित वाक्य, यानी डिपेंडेंट क्लॉज, एक दूसरे पर डिपेंड रहता है ये, ठीक है। देखिए दोस्तों, अब हम करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। तो मेनली जो वाक्य के आपके 5 प्रकार है यहाँ पे, और एक पहला जो आपका है वाक्य वह है असर्टिव सेंटेंस, यानी कि साधारण वाक्य। तो सबसे पहला है असर्टिव सेंटेंस, यानी कि यह क्या होता है, साधारण वाक्य क्या होता है। तो साधारण वाक्य में हमें किसी भी कार्य के होने या ना होने का पता चलता है, यानी वह कार्य हुआ है या नहीं हुआ है। तो असर्टिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य में यदि कार्य हुआ है यानी पॉजिटिव है तो उसे बोलते हैं अफर्मेटिव वाक्य, यानी कि डन। और अगर निगेटिव है यानी कि कार्य नहीं हुआ है तो ये हो गया असर्टिव सेंटेंस, यानी अफर्मेटिव प्लस निगेटिव मिलाकर के बनता है असर्टिव, यानी कहते हैं साधारण वाक्य जिसमें कार्य के होने और ना होने की पता चलता है। दूसरा है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न पूछने का कार्य किया जाता है इंटरोगेटिव सेंटेंस में। अगला है इंपरेटिव सेंटेंस, यानी प्रेरणार्थक वाक्य। विस्मय का अर्थ क्या हुआ, दुख, सुख, प्रेम, क्रोध, घृणा एवं करुणा, यानी कि दया। जब ये सब सारी चीजें आती हैं तो ये विस्मयादि बोधक के अंतर्गत आती हैं। जब अपनी फीलिंग्स को यानी भाव को, जो हमारे मन के भाव हैं उनको प्रकट करना होता है तो वह आता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, यानी कि विस्मय बोधक शब्द। अगला है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी इच्छा सूचक वाक्य। तो किसी को शुभकामना देना हो, आशीर्वाद देना हो, या फिर अभिवादन करना हो, किसी को नमस्कार करना हो, सैल्यूट करना हो, या किसी को श्राप देना हो, तो वह ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है, यानी इच्छा सूचक वाक्य। तो इच्छा सूचक वाक्य में देखिए दोस्तों, असर्टिव सेंटेंस में क्या आता है, जैसा कि हम देख रहे हैं असर्टिव यानी साधारण वाक्य, उसमें कुछ घुमा फिरा के बात नहीं की जाएगी, एकदम साधारण वाक्य है। तो इसके अंतर्गत 2 चीज आती हैं, एक अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि पॉजिटिव चीजें, और एक है निगेटिव सेंटेंस यानी निगेटिव चीजें आएंगी, ठीक है। तो पॉजिटिव सेंटेंस हम देख रहे हैं कि सकारात्मक वाक्य यानी कि अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव में क्या होता है कि उसमें कार्य होने की बात की जाती है, ना होने की बात नहीं की जाती, यानी कार्य होने की बात की जाती है। तो राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, तो अच्छी बात है, पॉजिटिव चीजें हैं। तो इसका स्ट्रक्चर वही जैसे हमने पहले बताया, सबसे पहले कर्ता आएगा, फिर सहायक क्रिया, फिर कर्म यानी स्थान, तरीका, समय, अन्य शब्द। जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सकारात्मक वाक्य के लिए वही एक वाक्य का जो स्ट्रक्चर है वही यहाँ पे भी फॉलो होता है। तो जैसे एक एग्जांपल और है कि रामू रीड अ बुक वेरी फास्ट। तो रामू ने एक किताब पढ़ी बहुत तेज से, बहुत फास्ट, ठीक है, बहुत फास्ट किताब पढ़ी उसने। तो अब रामू क्या यहाँ पे करता है, सबसे पहले क्या आता है, कर्ता ही आता है। उसके बाद आएगा रेड यानी वर्ब, तो अभी सहायक क्रिया नहीं है, यहाँ पे क्रिया आएगी, ठीक है, रेड। और उसके बाद क्या पढ़ा उसने, बुक, क्या लगा के, हमें क्या लगा के कर्म पता होता है, तो उसने क्या पढ़ा, अ बुक,
उसके बाद स्थान तो है नहीं लेकिन तरीका पता है। कैसे पढ़ा? वेरी फास्ट, बहुत तेज पढ़ा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर यही है कि कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस कर्म प्लस स्थान, तरीका, समय प्लस अन्य शब्द। ठीक है, इसको आप कॉपी में नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो ये होता है पॉजिटिव, यानी इस वाक्य में हमेशा पॉजिटिव चीजें ही आती हैं। इसमें कार्य के न होने की बात नहीं की जाती है, कार्य के होने की बात की जाती है। अब हम देख लेते हैं निगेटिव सेंटेंस। इसी में निगेटिव मतलब यदि कार्य के न होने की बात की जाए तो अब इसका रूल क्या हो जाता है? नो, जब न होने के लिए, न के लिए, तो यहाँ पे नो नहीं लगाया जाता, यहाँ पे नॉट लगाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे सहायक क्रिया के बाद और क्रिया से पहले यहाँ पे नॉट लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे जोड़ देते हैं नॉट। तो क्रिया, सहायक क्रिया और क्रिया के बीच में अगर हम निगेटिव यानी नॉट लगा देते हैं तो वह सेंटेंस क्या हो जाता है? हमारा हो जाता है निगेटिव सेंटेंस, यानी कि साधारण वाक्य का निगेटिव सेंटेंस। क्योंकि निगेटिव सेंटेंस तो इंटरोगेटिव में भी आएगा, नकारात्मक बात करेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह में भी, लेकिन यहाँ पे साधारण वाक्य की बात अगर हम करते हैं, असर्टिव सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं, तो पॉजिटिव को निगेटिव उसने बना दिया। कैसे? एक नॉट लगा करके सहायक क्रिया और क्रिया के बीच में। जैसे राम इज अ गुड बॉय, तो अगर हम सहायक क्रिया यहाँ पे क्या है? इज है, यहाँ पे क्या कर देंगे? अगर सहायक क्रिया नहीं है तो क्रिया से पहले कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? राम इज नॉट अ गुड बॉय। अगर हम सहायक क्रिया के बाद में जस्ट नॉट लगा देते हैं क्रिया से पहले, तो यहाँ पे क्रिया तो नहीं है, तो लेकिन सहायक क्रिया है, तो सहायक क्रिया के जस्ट बाद हमने क्या लगाया है? नॉट। तो नॉट में लगाना कहाँ होता है? सहायक क्रिया और क्रिया के बीच में। ठीक है, अब क्या है कि राम इज नॉट अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का नहीं है। देखिए पहले क्या था? राम एक अच्छा लड़का है, तो वो क्या शो कर रहा था? अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव चीजें, कार्य के होने की बात कर रहा था। अब वो कह रहा है कि राम जो है एक अच्छा लड़का नहीं है, यानी कार्य के नहीं होने की बात कर रहा है, न होने की बात कर रहा है कि राम अच्छा लड़का नहीं है, नकारात्मक बात कर रहा है। तो नकारात्मक यदि नॉट लगा दिया हमने तो नकारात्मक हो गया। तो यह साधारण जो होता है सेंटेंस असर्टिव दो प्रकार का होता है, एक अफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव। यदि हम नॉट लगा होता सेंटेंस उसमें तो वो होता है नकारात्मक, यानी कार्य के न होने की बात की जाती है। और यदि उसमें नॉट नहीं लगा है यानी कि पॉजिटिव चीजें बात कर रहा है, पॉजिटिव बात कर रहा है, तो उससे बोलेंगे सकारात्मक वाक्य, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, इसको पॉजिटिव सेंटेंस भी हम कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब अगला देखेंगे हम जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। तो क्या होता है प्रश्नवाचक वाक्य? जिस वाक्य में कोई प्रश्न पूछा जाता है, यानी जिस वाक्य में प्रश्न पूछने का कार्य होता है, उसे हम कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, जैसे व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, उसके बाद व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। ठीक है, जब प्रश्न पूछने का कार्य होता है तो उसे कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है, एक है आपका फर्स्ट इंट्रोगेटिव, दूसरा है सेकंड इंट्रोगेटिव। तो फर्स्ट इंट्रोगेटिव क्या होता है? फर्स्ट इंट्रोगेटिव वह है जिसमें प्रश्नों का उत्तर हम यस या नो में देते हैं, यस या नो में देते हैं। जैसे हम आपसे पूछेंगे कि आपने खाना खाया, तो आप क्या जवाब दोगे? कि यस या नो, और कोई उत्तर तो है नहीं, बस यस या नो में जवाब देना पड़ेगा। आपने पढ़ाई की, तो आप क्या बोलोगे? यस या नो। जिस प्रश्न का उत्तर हम यस या नो में देते हैं वह होता है हमारा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और दूसरा क्या होता है? ऐसे प्रश्न, जब कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका जवाब हमें यस या नो से काम नहीं चलता है, हमें उस प्रश्न का सही उत्तर देना पड़ता है, जो प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर देना पड़ता है। जैसे व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, तो हमें बताना पड़ेगा। अब मैंने पूछा कि व्हाट आर यू डूइंग, आप कह रहे हो यस या नो, तो ये तो फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव हो गया, ये तो अटपटा हो गया, मामला बना नहीं। तो बनेगा कब? जब डिटेल आंसर आप दोगे। तो ये किसके अंतर्गत आएगा? सेकेंड इंट्रोगेटिव के अंतर्गत। यानी यस या नो से काम नहीं चलेगा, आपको सही उत्तर देना पड़ेगा, डिटेल आंसर देना पड़ेगा उसका। तो आपने कहा व्हाट इज योर नेम, तो आप बोलोगे माय नेम इज, जो भी आपका नाम है। ठीक है, माय नेम इज XYZ। तो आपने उसका डिटेल उत्तर दिया ना, डिटेल आंसर दिया आपने, कंप्लीट आंसर दिया, तो ये आता है सेकेंड इंट्रोगेटिव के अंतर्गत। और आपने सिर्फ यस या नो में जवाब दिया तो आपका आएगा फर्स्ट इंट्रोगेटिव के अंतर्गत। यह जो क्लासेस है ग्रामर की, वह मंडे टू फ्राइडे शाम को 7 बजे नियमित रूप से आपको मिला करेंगी। सैटरडे संडे क्लास नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर, बाय बाय।